पश्चिम बंगाल में आज से 18वीं विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और सह पर्यवेक्षक मोहन चरण की मौजूदगी में आज दोपहर 2 बजे बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। जिसके बाद बीजेपी के नेता राजभवन में जाकर राज्यपाल के सामने नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बीजेपी ने विधायक दल की बैठक के लिए सभी विधायकों को कोलकाता पहुंचने के निर्देश दे दिए हैं। पश्चिम बंगाल को आज एक नया सीएम मिल जाएगा, जिसके बाद से 9 मई को कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। बंगाल में पहली बार सरकार बना रही बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह को मेगा रूप देने की तैयारी की गई है। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इनके अलावा एनडीए शासित सभी 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने गुरुवार को विधानसभा का भंग कर दिया। इसी के साथ ममता बनर्जी अब सीएम नहीं रही। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद से मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है। बता दें कि चुनाव के बाद नई सरकार के कार्यभार संभालने से पहले पुराने विधानसभा भंग करना संवैधानिक परंपरा है। हालांकि ममता बनर्जी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल में लोकतंत्र ही नहीं था। जनता टीएमसी का समर्थन नहीं करती थी। पुलिस और गुंडे मिलकर के वोट डलवाते थे। और वहीं अखिलेश यादव पर भी उन्होंने तंज कसा और ये कहा कि वो आए थे और दीदी को हरा कर गए। बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद से कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। अभिषेक बनर्जी को गले लगाया। इंडी गठबंधन को मजबूत करने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा अटैक किया है। सपा प्रमुख ने कहा, दीदी हारी नहीं है। बीजेपी ने बुलेट दिखा करके लोगों से वोट डलवाए हैं। ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम भी बीजेपी के टारगेट पर ही हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद से राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प हो गई। इस बवाल के दौरान बमबाजी और पथराव की भी खबर आई। बताया जा रहा है कि हावड़ा के शिवपुर में चारा बस्ती में बीजेपी नेता को टारगेट करके ये हमला किया गया, जिसके बाद से वहां पर बवाल मच गया। झड़प के दौरान फायरिंग भी हुई, जिसके बाद कई दुकानों में तोड़फोड़ की खबर सामने आई। फिलहाल आरएएफ ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में घर में हुआ जोरदार धमाका। ब्लास्ट में एक शख्स के दोनों हाथ उड़ गए। ब्लास्ट होते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि घर में देसी बम बनाया जा रहा था। बम बनाते समय शख्स के हाथ में ही बम फट गया और उसके दोनों हाथ उड़ गए। घर वालों और स्थानीय लोगों ने घायल शख्स को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया और इसी बीच मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच में जुटी है पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। इसी बीच मामले की जांच के लिए सीआईडी के डीआईजी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें अलग अलग जिलों के पुलिस ऑफिसर्स को शामिल किया गया है। पुलिस ने फिलहाल 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही बांग्लादेश बॉर्डर की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या को सुनियोजित साजिश बताया। शुभेंदु ने कहा कि 2 से 3 दिनों की रैकी के बाद चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई। अगर मैं भवानीपुर सीट से हार जाता तो ये हत्या नहीं होती। भवानीपुर से ममता को हराया, इसलिए ये मर्डर हुआ। शुभेंदु ने कहा कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। चश्मदीद को भी खत्म करने की कोशिश हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को हत्यारों की पार्टी बताते हुए ये कहा कि बीजेपी सरकार के चार्ज लेने पर गुंडों का हिसाब होगा। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के इस्तेमाल में बाइक को पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसे मध्यम ग्राम पुलिस स्टेशन लाया गया। जिस बाइक का हमलावरों ने इस्तेमाल किया था उसका रजिस्ट्रेशन पश्चिम बर्धमान के आसनसोल के बनपुर इलाके का है, लेकिन जब पुलिस पते पर पहुंचती है तो वहां पर विभाष भट्टाचार्य नाम का कोई शख्स नहीं मिला। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि हमले में इस्तेमाल बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी हो सकता है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या से जुड़ा हुआ नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी बुधवार रात 10:08 का है, यानी कि चंद्रनाथ रथ की हत्या से महज कुछ ही मिनट पहले का। फुटेज में सबसे पहले स्कॉर्पियो जाती हुई दिखती है, जिस पर चंद्रनाथ रथ सवार थे। रात 10:08 पर 46 सेकंड पर चंद्रनाथ रथ की कार जाती दिखी और उसी के 2 सेकंड के बाद बाइक और स्कूटी आती है। फिर पीछे से एक और बाइक आती है। बताया जा रहा है कि ये तीनों ही संदिग्ध हमलावर हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या ग्लॉक पिस्टल से होने के सबूत मिले हैं। डेड बॉडी और क्राइम सीन से मिले सबूत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बाद ही ये पूरा मामला साफ हो पाएगा। ग्लॉक पिस्टल को ऑस्ट्रिया में बनाया जाता है। पाकिस्तान से बांग्लादेश के रास्ते से भारत में सप्लाई किया जाता है।
इस पिस्तौल की खासियत यह है कि एक बार में बर्स्ट फायर कर सकती है। एक बार में 17 गोलियों की मैगजीन चलाई जा सकती है। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। गुरुवार को हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका करके मुर्शिदाबाद में लेकिन मूर्ति तोड़े जाना, बुलडोजर रैली और हॉग मार्केट दुकानों में तोड़फोड़ पर सुनवाई की अपील की गई। जस्टिस अरिजीत बैनर्जी और जस्टिस राई चट्टोपाध्याय की बेंच ने याचिका दाखिल करने की इजाजत दी थी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन पर बना सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। सबसे ज्यादा 108 सीट जीतने वाली टीवीके अभी सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाई है। हालांकि गुरुवार को टीवीके के नेताओं ने लेफ्ट के नेताओं से मिलकर समर्थन की मांग की। सीपीआई और सीपीएम के नेता आज बैठक करने के बाद अपने फैसले का ऐलान करेंगे और इस बीच टीवीके ने साफ कर दिया है कि अगर डीएमके या फिर एआईएडीएमके ने सरकार बनाने का दावा पेश किया तो उसके सभी 108 विधायक इस्तीफा दे देंगे। टीवीके का ये फैसला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच हुई 2 महत्वपूर्ण बैठकों के बाद आया है। टीवीके प्रमुख थलापति विजय ने गुरुवार को राज्यपाल से दोबारा मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में विजय ने राज्यपाल से ये कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते उन्हें सीएम पद की शपथ लेने का मौका मिलना चाहिए। विजय ने विधानसभा में बहुमत साबित करने का भी भरोसा दिया और वहीं राज्यपाल ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि बहुमत का नंबर लाइए और फिर सरकार बनाइए। टीवीके को बहुमत के लिए अभी 6 और विधायकों का साथ चाहिए। तमिलनाडु में थलापति विजय के शपथ ग्रहण को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। राज्यपाल ने अब तक सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया। इस बीच चेन्नई स्थित विजय के घर के बाहर लगे मेटल डिटेक्टर गेट को हटा दिया गया है। साथ ही उनके काफिले की सुरक्षा वापस ले ली गई है। 4 मई को नतीजे आने के बाद से उनके घर के बाहर मेटल डिटेक्टर गेट लगाया गया था। केरल में सोमवार को नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। केरल कांग्रेस विधायक दल की गुरुवार को हुई इस बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में पार्टी के ऑब्जर्वर अजय माकन और मुकुल वासनिक भी मौजूद थे। बैठक के प्रस्ताव पास किया गया। सीएम का चुनाव हाई कमान करेगा। मुख्यमंत्री की दौड़ में केसी वेणुगोपाल सबसे आगे माने जा रहे हैं। राहुल गांधी के बेहद करीबी होने से ये दावा और भी ज्यादा मजबूत होता दिख रहा है। हालांकि वीडी सतीशन और रमेश चनिथाला की सीएम की रेस में है। बिहार में सम्राट कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो चुका है। सीएम सम्राट ने गुरुवार गृह विभाग अपने पास रखा है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी को जल संसाधन विभाग की कमान मिली है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त विभाग का जिम्मा मिला। पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एग्रीकल्चर की जिम्मेदारी संभालेंगे और वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी मिली है। पंजाब के मोहाली में ईडी के रेड के दौरान घरों से फेंकी गई नोटों की गड्डियां। सोसाइटी की 9वीं मंजिल से सड़क पर फेंका गया नोटों से भरा बैग। इस दौरान बैग फटने से नोटों की गड्डियां सड़क पर उड़ने लगी। बताया जा रहा है कि ईडी ने नितिन गोहिल नाम के एक कारोबारी के घर पर रेड मारी थी। ईडी की टीम को आता देख कैश भरा बैग नीचे फेंक दिया गया। घर के नीचे खड़े ईडी के अधिकारियों ने कैश से भरे बैग को कब्जे में ले लिया और मामले में बाद में सियासत तेज हो गई। विरोधी दल आरोपी कारोबारी के सीएम भगवंत मान के ओएसडी के करीबी होने का दावा कर रहे हैं। झारखंड के सरायकाले और खरसावां में अपराधियों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने दिन दहाड़े माइक्रो फाइनेंस कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। पिस्टल दिखाकर के फाइनेंस कर्मी से करीब 1.5 लाख रुपए की लूट की गई है और लोगों के विरोध करने पर अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करके लूट की वारदात के बाद लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। पुलिस की टीम इस पूरे मामले में गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र के नासिक में एक आईटी कंपनी मामले में फरार आरोपी निदा खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्रपति संभाजीनगर से निदा खान को गिरफ्तार किया गया। अदालत से निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद से पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। निदा खान पर आईटी कंपनी में काम कर रही महिला को यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और धर्मांतरण के लिए दबाव डालने का आरोप लगा। पुलिस ने मामले में निदा खान कंपनी एचआर और 6 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के लखनऊ में तैनात एक कांस्टेबल का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सिपाही विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहा है। सिपाही ने पुलिस लाइन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सिपाही के मुताबिक पुलिस लाइन में ड्यूटी लगाने का नाम पर जवानों से हर महीने 2-2 हजार रुपए की वसूली होती है। कांस्टेबल के आरोप के बाद से मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। दिल्ली के मोती बाग में फ्लाईओवर पर चलती एम्बुलेंस में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी एम्बुलेंस पूरी तरह से चल गई। एम्बुलेंस में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर के आग की चपेट में आने से धमाका हो गया।
ब्लास्ट होते ही अफरा तफरी शुरू हो गई। धमाके के पास से खड़ी बाइक आग की चपेट में आकर जल गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर के आग पर काबू पाया। हालांकि आग से पूरा एम्बुलेंस जलकर खाक हो चुका है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मालगाड़ी पटरी में उतर गई। हादसे में मालगाड़ी का एक डिब्बा क्षतिग्रस्त हो गया। रतलाम से मौके पर रिलीफ ट्रेन पहुंची। रेलवे के कर्मचारी ट्रैक ठीक करने में जुट गए। हादसे में कुछ सामानों को नुकसान पहुंचा। ट्रेन डिरेल के बाद से कई ट्रेनों को आसपास के स्टेशन पर रोक दिया गया। डीआरएम के मुताबिक घंटों ट्रैक पर रेल सेवा बाधित रहने के बाद से ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया गया। रेलवे के कर्मचारी हादसे की जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे। यूपी के हरदोई में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाया गया बुलडोजर। जिला प्रशासन की टीम ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला करके ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से 5 दुकानें बनवाई गई थी। प्रशासन के मुताबिक जमीन वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। कब्रिस्तान की देखरेख करने वाली कमेटी पर भी अवैध निर्माण कराने का आरोप है। फिलहाल दुकानदारों में बुलडोजर एक्शन को लेकर के नाराजगी है। बिहार के सहरसा में मिड डे मील खाने से करीब 250 स्कूली बच्चे बीमार हो गए। घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। खाना खाने के बाद से बच्चों में अचानक से पेट दर्द, उल्टी, चक्कर आना और बेचैनी जैसी समस्याएं होने लगी। सभी बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स की टीम ने गंभीर हालत वाले कुछ बच्चों को सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जांच में जुटी। डॉक्टर्स के मुताबिक सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। सिविल सर्जन के मुताबिक प्रथम दृष्टया इस पूरा मामला फूड पॉइजनिंग का बताया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू विधायक अनंत सिंह के बेटे को घुड़सवारी की ट्रेनिंग के दौरान हादसा हो गया। घुड़सवारी की ट्रेनिंग के दौरान बेकाबू घोड़े को अनंत सिंह के बेटे काबू नहीं कर सके और नीचे गिर गए। हादसे में अनंत सिंह के बेटे को हल्की चोट आई है। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह के अस्पताल में 2 नए घोड़े आए हैं और इस दौरान अनंत सिंह नए घोड़ों पर ही घुड़सवारी की ट्रेनिंग देने लगे। नए घोड़े होने की वजह से काबू करने के दौरान वो भड़क गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे पर एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। ईरानी मीडिया ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से ये बताया कि ईरानी टैंकर पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शत्रु इकाइयों पर मिसाइल अटैक किया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद केशव द्वीप पर दुश्मनों पर ईरानी सेना ने मिसाइल दागे। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह के हमले की पुष्टि नहीं की गई है। इजरायल ने गाजा सिटी में आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाए गए हमास के एक गार्ड पोस्ट पर हमला कर दिया, जिसमें 3 सिक्योरिटी गार्ड्स की मौत हो गई और एक गार्ड बुरी तरह से जख्मी हो गए। इजरायली हमले में कई आम नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। हमास का ये गई पोस्ट इजरायल के तथाकथित येलो लाइन से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। हालांकि अभी तक इजरायल ने इस हमले की कोई भी वजह नहीं बताई है। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर जबरदस्त हवाई हमले किए, जिसमें 3 बच्चों सहित 9 यूक्रेनी नागरिक बुरी तरह से जख्मी हो गए। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक रूसी सेना ने खार्किव के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिससे कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई और कई जगहों पर आग लग गई। रेस्क्यू टीम आग पर काबू पाने में जुटी है। यूक्रेनी एयर डिफेंस का दावा यह है कि रूस ने 97 ड्रोन को हवा में तबाह कर दिया था, लेकिन 8 ड्रोन ने 6 अलग अलग लोकेशंस पर टारगेट किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पलायन की समस्या को पूरी दुनिया की सामूहिक असफलता बताया और ये कहा कि इसका सभी को मिलकर के समाधान निकालना चाहिए। यूएन इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम के दौरान एंटोनियो गुटेरेस ने पलायन को डर और गलत जानकारी से विकृत किया जा रहा है। प्रवासियों को राजनीतिक फायदे के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सार्वजनिक चर्चाओं में उन्हें अमानवीय व्यवहार का शिकार बनाया जाता है और उन्हें अधिकारी और गरिमा से वंचित किया जाता है। आईपीएल 2024 सीजन के 91वें मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने आ चुके होंगे। मुकाबला दिल्ली में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन में अब तक 10 मैचेस खेले, जिसमें टीम को सिर्फ 4 मुकाबलों में जीत मिली और वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 मैचेस में 3 जीत दर्ज की। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच अब तक 34 मुकाबले खेले गए, जिसमें कोलकाता ने 19 और दिल्ली ने 15 मैचेस जीते। 2024 के बाद से दिल्ली कैपिटल्स के केकेआर को एक भी मुकाबले में हरा नहीं पाई है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल में लगातार 6 बार के बाद शानदार वापसी करते हुए आरसीबी को 9 रन से शिकस्त दी है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19 ओवर में 209 रन बनाए। बारिश के चलते बेंगलुरु को संशोधित लक्ष्य 213 का मिला। जवाब में आरसीबी की टीम 6 विकेट पर 203 रन ही बना पाई। लखनऊ की जीत के हीरो मिचेल मार्श रहे, जिन्होंने 111 रन की तूफानी शतकीय पारी खेली। वहीं निकोलस पूरन ने 38 रन बनाए, जबकि कप्तान ऋषभ पंत ने नाबाद 32 रन की अहम पारी खेली।